से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त ही अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त ही अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। आज की तारीख है 14 अप्रैल 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर, जीके, जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक साबित होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली नदी सुरंग मेट्रो कौन बनी है? तब भारत की पहली नदी सुरंग वाली मेट्रो कोलकाता मेट्रो बनी है। कोलकाता मेट्रो के द्वारा हुगली नदी के तल के नीचे 32 मीटर, हुगली नदी के जो नदी का तल है उसके 32 मीटर नीचे पर एक सुरंग बनाया गया है। सुरंग की लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जबकि कुल नदी के थिकनेस की बात करें तो वह 520 मीटर है। कितनी? नदी के थिकनेस के 520 मीटर है, जबकि कुल लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर एक तरफ से, और जबकि पूरी सुरंग की कुल लंबाई की बात करें तो दोनों तरफ से मिलाकर तो 10.8 किलोमीटर हो जाती है। यह सुरंग को क्या करेगी? कलकत्ता मेट्रो 45 सेकंड में पार करेगी, यानी 45 सेकंड में 520 किलोमीटर की दूरी यात्रा कर जाएगी। यह मेट्रो भूकंप क्षेत्र 3 के अंतर्गत है। भारत को 5 भूकंप क्षेत्र में बांटा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसके तीसरे नंबर में भूकंप आता है। कौन सा? कलकत्ता मेट्रो का जोन। यह बता दें कि कलकत्ता मेट्रो की स्थापना 24 अक्टूबर 1984 को किया गया था। यह भारत में सबसे पहली मेट्रो है। तो भारत की सबसे पहली मेट्रो भी कलकत्ता मेट्रो, और भारत की पहली नदी सुरंग वाली मेट्रो भी कलकत्ता मेट्रो। ठीक है, तो भारत की पहली नदी सुरंग वाली मेट्रो कौन? कलकत्ता मेट्रो। क्या बनाया गया है? तो सुरंग बनाया गया है, नदी सुरंग। नदी के 32 मीटर नीचे से 4.8 किलोमीटर की लंबी सुरंग है, जबकि दोनों तरफ से कुल लंबाई को जोड़ा जाता है 10.8 किलोमीटर हो जाता है। यह सुरंग 45 सेकंड में पार करेगी। ठीक है, यह भूकंप जोन 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह देख लीजिए, यह है नदी सुरंग। चलो, नदी सुरंग के नीचे से बनाया गया है मेट्रो। ठीक है, यह मेट्रो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में सबसे कम मुक्त देश घोषित किसे किया गया है? द फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में सबसे कम मुक्त वाला देश घोषित किया गया है। पता है कि तिब्बत, स्वीडन और दक्षिणी सूडान। तिब्बत है, स्वीडन है और दक्षिणी सूडान, तीनों देशों को सबसे कम मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, लगभग क्या है कि वहाँ किसी को आज़ादी नहीं है अपनी तरफ से काम करने की। अगर तिब्बत में जैसे देखा जाए तो चीनी रहते हो या तिब्बती रहते हो, किसी को भी अपनी आज़ादी नहीं है। इसलिए फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023, याद रखें, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में सबसे कम मुक्त तो तिब्बत है, दक्षिणी सूडान है और स्वीडन है। सर स्वीडन नहीं, सीरिया है। दक्षिणी सूडान और सीरिया है, तिब्बत, दक्षिणी सूडान और सीरिया। ठीक है, यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल वॉच फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया है। ग्लोबल वॉच फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जारी रिपोर्ट में सबसे अधिक अपराधियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जारी विश्व में सबसे अधिक अपराधियों की सूची में तो कौन है? तो सबसे अधिक आपराधिक में सूची में वेनेजुएला सबसे नंबर 1 पे है, जबकि पपुआ न्यू गिनी दूसरे नंबर पर है, दक्षिणी सूडान तीसरे नंबर पर है, जबकि अफगानिस्तान की बात करें इतने आपराधिक है तो सबसे ज़्यादा आपराधिक में 4 नंबर पर आया है। सबसे ज़्यादा आपराधिक यानी कि जिसकी नंबर सबसे कम होगा वह सबसे ज़्यादा आपराधिक होगा, और जिसकी नंबर सबसे अधिक होगा वह सबसे कम आपराधिक होगा। जैसे हम बात करें सबसे कम आपराधिक की, तो सबसे कम आपराधिक जापान को घोषित किया गया है। कौन सा? जापान को घोषित किया गया है। जापान की क्रमांक संख्या है 135, यानी 135 देशों में
सबसे कम आपराधिक जापान को घोषित किया है, 135वां नंबर पे है। जबकि वेनेजुएला सबसे आपराधिक, सबसे ज़्यादा अपराध वाला घोषित किया गया है, वो 1 नंबर पे है। जबकि भारत की इसमें बात करें तो इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 77वां है, अमेरिका 55वां है, ब्रिटेन की बात करें 65वां है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, हाल ही में जफर चौधरी का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो हाल ही में जफर चौधरी का निधन हो गया है, वह एक चिकित्सक है, डॉक्टर जफर चौधरी। ठीक है, डॉक्टर जफर चौधरी है, कहाँ के हैं? तो बांग्लादेश के ढाका, बांग्लादेश के हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 1985 में, कब? 1985 में आपको बता दें कि उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, जबकि 1992 में इसे राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया गया है। 1992 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार और 1985 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। किसे? जफर चौधरी, डॉक्टर जफर चौधरी है, बांग्लादेश के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अमित पंघाल ने 53 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कहाँ है? कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अमित पंघल ने 53 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो सबसे पहले याद रखिए है क्या? तो सबसे पहले ये ध्यान देने वाले है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, आयोजित हो रहा है कजाकिस्तान के अस्ताना में। अमित पंघल खिलाड़ी का नाम है और 53 किलो वर्ग में, 53 किलो वर्ग में ये खेलते हैं। ठीक है, इनको क्या है कि रजत पदक जीता है। इन्होंने क्या किया था कि कजाकिस्तान की खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जीते थे, जबकि फाइनल में जापान के अकारी फुजियानी से हार चुके हैं, इसलिए उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा है। बात है अमित पंघल की, तो हम लोग देख लेते हैं अमित पंघल। ये है अमित पंघल। ठीक है, भारत के एक क्या है, खिलाड़ी है। चलिए बात है कजाकिस्तान की, ये देख लीजिए, यह है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। ठीक है, इसकी सीमा लगती है, आपको बता दें कि इधर चीन से, उसके बाद इधर लगती है, आपको बता दें कि इधर कैस्पियन सागर से और अरल सागर से भी लगती है। तो सबसे ज़्यादा पूछे वाले प्रश्न है, कैस्पियन सागर से और अरल सागर से सीमा लगती है, याद रखिएगा। उसके अलावा उज्बेकिस्तान से और किर्गिस्तान से इसकी सीमा लगती है। इसकी राजधानी है अस्ताना। कहाँ है? अस्ताना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन। कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया इन द ओरिजिन ऑफ द एम्पायर। क्या है? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, द मुगल। ठीक है, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया, द ओरिजिन ऑफ द एम्पायर। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है नंदिनी दास। नंदिनी दास महत्वपूर्ण क्यों है? पुस्तक तो बहुत सारे लिखे जाते हैं, लेकिन यह पुस्तक याद रखने वाली इसलिए है कि यह क्या है कि लंदन के लिवरपूल विश्वविद्यालय के अंग्रेजी प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई है। यह बहुत, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। यह रहे नंदिनी दास, एक मिनट, हाँ, यह है नंदिनी दास। ठीक है, देख लीजिए, नंदिनी दास। हाँ, हाल ही में कुछ और भी पुस्तक लिखे गए हैं, उन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक मिनट, कहाँ चला गया? विनय दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया है? तो विनय दामोदर सावरकर, याद रखिए क्या नाम है, विनय दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने किया है। महाराष्ट्र सरकार के एकनाथ शिंदे के द्वारा इनकी घोषणा की गई है। ये बता दें कि वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ था। ये रहे वीर सावरकर, क्या है,
ये क्रांतिकारी है, राजनेता है, वो ठीक है, क्रांतिकारी और राजनेता थे। ठीक है, इन्हें वीर सावरकर को डबल कालापानी की सजा दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ थोड़ा और देख लेते हैं। इनके द्वारा बता दें कि वीर सावरकर के द्वारा क्या किया गया था। 1800 स्वतंत्रता संग्राम की पहली पुस्तक लिखी गई थी। 1800 स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तक लिखी गई थी। भारतीय इतिहास का 6 संदार युग, भारतीय इतिहास के 6 संदार युग भी इनके द्वारा लिखी गई थी। और हिंदुत्व एक हिंदू कौन भी इनके द्वारा लिखे गए थे। इनके द्वारा 3 पुस्तक लिखी गई थी। 28 मई 83 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एक क्रांतिकारी है, महाराष्ट्र में जन्मे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा इनकी घोषणा की गई है स्वर्णवीर जयंती के रूप में मनाने के लिए। ठीक है, बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, राज्यपाल है रमेश बैस। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग किस लिए दिया जाता है, किसी एक विशेष क्षेत्र की जो विशेष कला हो या खाद्य उत्पादन हो, उसकी विशेष पहचान दिया जाता है, ताकि उसकी क्या हो कि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, और उसकी कला को बरकरार रखा जा सके, इसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। बात आई है गोंड पेंटिंग की, तो हम लोग गोंड पेंटिंग देख लेते हैं। यह है गोंड पेंटिंग। ठीक है, एक गोंड जनजाति है, गोंड जनजातियों के द्वारा ही यह पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक और बात बता दें कि गोंड पेंटिंग की बात आई है, जनजातियों की बात आई है, तो एक और बात जानने की ज़रूरत है आपको कि भारत में सबसे अधिक भील जनजाति है। कौन सी? भील जनजाति है। एक मिनट, सबसे अधिक है भील, दूसरे नंबर पर आता है गोंड। ठीक है, और फिर आता है संथाल, फिर आता है मुंडा। तो सबसे ज़्यादा भील याद रखिएगा, भय पूछा गया है, भील है फिर गोंड है। ठीक है, चलिए बात आई है जनजातियों की, तो भारतीय संविधान के भाग 4 और 5 में उसकी चर्चा किया गया है। भाग 4, 5 नहीं बल्कि अनुसूची 4, 5 में उसकी चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुहेला वन्यजीव अभयारण्य को पहली बार फोटोग्राफी प्रमाण पत्र दिया गया है। सुहेला वन्यजीव अभयारण्य को पहली बार फोटोग्राफी प्रमाण पत्र दिया गया है। वह किस राज्य में, यह अभयारण्य किस राज्य में है? तो सुहेला वन्यजीव अभयारण्य को पहली बार फोटोग्राफी प्रमाण पत्र दिया गया है। यह बता दें कि उत्तर प्रदेश में है। बात आई है सुहेला वन्यजीव अभयारण्य की, तो देख लीजिए यह है वहाँ की सुहेला वन्यजीव अभयारण्य की बाघ का फोटो प्रथम बार लिया गया है, इसीलिए उसे इसकी दिया गया है। यह श्रावस्ती में है, उत्तर प्रदेश को जो श्रावस्ती जिला पड़ता है ना, वहीं यह पड़ता है। इस वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा 1988 में ही किया गया था। 1988 में ही इस वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा किया गया था। इसमें पहली बार बाघ को देखा गया है। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। वन जीव संरक्षण के लिए कुछ सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि बता दें कि बाघ परियोजना 1973 में से शुरू किया गया था, जिसका अभी वर्तमान में ही 50 वर्ष पूरा हुआ है। मगरमच्छ 74 में, कछुआ संरक्षण परियोजना 75 में, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 75 में, गेंडा 87 में, हाथी परियोजना 92 में। हाथी परियोजना 92 में कितनी बार पूछा जा चुका है? बाघ परियोजना कितनी बार पूछा जा चुका है? गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, गिद्ध से जुड़ी एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि गिद्धों की मौत के पीछे कौन सा दवा जिम्मेदार था? तो गिद्धों की मौत के पीछे डाइक्लोफेनॉक दवा जिम्मेदार था, जो बार बार प्रश्न पे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। डाइक्लोफेनॉक क्या होता है कि पशुओं को दूध उत्पादन के लिए, दूध को बढ़ाने के लिए डाइक्लोफेनॉक नामक इंजेक्शन उन्हें दिया जाता था, जिससे क्या होते थे कि जिसकी पशु की मौत के बाद जो गिद्धों ने उनका मांस खाया, तो इसीलिए गिद्धों की
अति खत्म हो गई। तो बता दें कि सरकार के द्वारा भी वर्तमान में डाइक्लोफेनॉक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए और बात बता दें कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।